इतिहास के पन्नों में दफन अनगिनत कहानियां, कहानियों में पिरोया हुआ प्रेम। मानव संसार में प्रेम का आरंभ मात्र होता है। इनके किरदार मरते नहीं, वे जीवित रहते हैं। आने वाली पीढ़ियों में नायक नायिका बनकर दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक आज भी मौजूद हैं। ऐसे कई वीरान पड़े खंडर जिनकी बुलंद दीवारों पर कभी लिखी गई थी अमर प्रेम कहानी। बेशक आज ये इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। ये वीरान पड़े किले, ये जमींदोज इमारतें, इन्हें देखकर तो आज भी ऐसा लगता है कि मानो हर रोज ये प्रेम में जीवित हो उठती हों। कब्रों के बीच पसरा सन्नाटा, सन्नाटे को चीरती हुई अमर प्रेम कहानियां, जिन्हें आज भी छोटे छोटे कहानी लोकगीतों के माध्यम से याद किया जाता है। ऐसे ही एक असाधारण कहानी है भूरागढ़ किले की राजकुमारी सोनालिका और बहादुर नट उर्फ बीरन की, जिनकी प्रेम कहानी को आज भी इतिहास भुला नहीं पाया है। आज भी भूरागढ़ किले की राजकुमारी सोनालिका और बहादुर नट उर्फ बीरन की प्रेम की कहानी की कसमें खाते हैं। इनके प्रेम को आज भी इतिहास भुला नहीं पाया है। बताया जाता है कि 600 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी इस खंडर में राजकुमारी सोनालिका और बहादुर नट उर्फ बीरन की आत्मा घूमती हुई नजर आती है। आज भी यहाँ के लोग बहादुर नट उर्फ बीरन और राजकुमारी सोनालिका के अमर प्रेम को याद करते हैं। कहा जाता है कि इस किले को राजकुमारी सोनालिका ने श्राप दिया था कि ये कभी भी बस नहीं पाएगा, ये खंडर में तब्दील हो जाएगा, ये वीरान हो जाएगा। इसी वजह से आज ये खंडर में तब्दील हो चुका है। इतिहास में भूरागढ़ किले का बहुत ऊंचा महत्व है। इसकी दीवारों में कई सौर गाथाएं, कई वीरता छुपी हुई है, तो इसमें ये अमर प्रेम कहानी भी छुपी हुई है, जिसे आसपास के लोग और इतिहास आज भी भुला नहीं पाया है। आज हम जानेंगे भूरागढ़ किले की राजकुमारी सोनालिका और बहादुर नट उर्फ बीरन की अमर प्रेम कहानी। आखिर कैसे एक अमर प्रेम कहानी को बीच में ही रोका गया, कैसे इन दो प्रेमी जोड़ों को मिलने से उनके ही पिता ने बीच में रोक दिया और आखिरकार उसके बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसे देखकर राजा की आंखों से आंसू निकल आए और आज भी किले की दीवारों पर आंसुओं की धार बहने लगती है। आज भी आसपास के लोग जब राजकुमारी सोनालिका और बहादुर नट उर्फ बीरन की कहानी सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार 600 वर्ष पहले भूरागढ़ के किले में क्या हुआ था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। दरअसल आज के सफर में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के भूरागढ़ किले के बारे में। भूरागढ़ का किला जो कि बांदा जिले की केन नदी के पास में बना हुआ है। दरअसल यह जो किला है आज खंडर में तब्दील हो चुका है। अपने आप में यह शौर्य की कई गाथाएं समेटे हुए हैं। शौर्य और वीरता की गाथाओं के बीच एक प्यार की अनूठी कहानी भी इस किले में समाई हुई है। दरअसल आज भी यहाँ के प्रेमी जोड़े इस कहानी को रोज याद करते हैं। प्रेमियों के लिए यह एक बहुत ही बड़ी मिसाल दी जाती है। दरअसल बात कर रहा हूँ मैं राजकुमारी सोनालिका और बहादुर नट उर्फ बीरन की। दरअसल इनकी प्रेम कहानी आज भी यहाँ के लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। आज भी शायद यहाँ पर ऐसा कोई दिन हो जिस दिन बहादुर नट उर्फ बीरन और राजकुमारी सोनालिका के प्रेम की कहानी का जिक्र ना होता हो। दरअसल यह बात यानी कि लगभग इस घटना को गुजरे हुए 600 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ के लोगों के लिए यह एक नई कहानी है। यहाँ के लोग आज भी इसे रोज याद करते हैं। यह बात उस समय की है, लगभग 600 वर्ष पहले, जब भूरागढ़ किले के किलेदार महोबा के नौने अर्जुन सिंह हुआ करते थे। महोबा के जो नौने अर्जुन सिंह थे यानी कि जो किलेदार थे, वो धन धान से संपन्न थे और इसी किले में रहा करते थे। उनके पास धन धान से संपन्न होने के बाद भी कोई संतान नहीं थी। चारों तरफ मन्नतें मांगकर और पूजा करके राजा थक चुके थे, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती थी। इसी किले में एक नौकर रहा करता था जिसका नाम नट था, यानी कि जो नट जाति का था। वो माँ काली का बहुत बड़ा भक्त था। जब राजा अपनी संतान के लिए जगह जगह मन्नतें मांगते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं,
लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तब वह जो नट जाति का नौकर था वो काली माँ से प्रार्थना करता है कि महाराज को एक संतान की प्राप्ति हो, और कहते हैं कि उसी की प्रार्थना से महाराज को एक लड़की की प्राप्ति होती है, एक कन्या की प्राप्ति होती है, जिसका नाम सोनालिका रखा जाता है। राजकुमारी सोनालिका का जब जन्म होता है उसी समय नट के घर में भी एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम बहादुर नट उर्फ बीरन रखा जाता है। बहादुर नट अपने पिता के साथ उसी किले में रहता है और पिता से ही तंत्र मंत्र की विद्या सीखता रहता है। किले के प्रांगण में खेलता हुआ बेखौफ बड़ा होता है। बचपन में अमीरी गरीबी का कहाँ किसे पता चलता है। बचपन में महल के राजा की पुत्री के साथ ही वह बेखौफ खेलता हुआ बड़ा होता है, और यहाँ पर राजकुमारी सोनालिका भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। राजा जो थे वो राजकुमारी सोनालिका को अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन राजकुमारी सोनालिका को कहीं भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि राजकुमारी सोनालिका के लिए महल में ही पूरी दुनिया बसाई गई थी। राजकुमारी सोनालिका जब भी कोई जिद करती तो राजा उस जिद को जरूर पूरा करते। राजकुमारी सोनालिका अपने महल की खिड़कियों से देखती और कैन नदी में चलती हुई नावों को देखकर निहारती और सोचती कि शायद मैं भी उन नाव में बैठकर नदी की सैर कर सकूं। राजकुमारी जो सोनालिका थी अपने पिता से एक दिन जिद करने लगती हैं कि उन्हें नाव खेना सीखना है। जो राजा थे अर्जुन सिंह, वो अपनी पुत्री से बेहद प्रेम किया करते थे। वो उसे मना नहीं करते हैं, अपने आप से युद्ध करते हैं और एक दिन गांव में मुनादी करवा देते हैं कि जो भी कुशल नाविक राजकुमारी को नाव खेना सिखाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जब राजा इस तरह की मुनादी करवाते हैं तो गांव से ही एक कुशल नाविक राजकुमारी को नाव खेना सिखाने लगता है, और इसी बहाने राजकुमारी को महल से निकलने का बहाना भी मिल जाता है। राजकुमारी रोज नदी में नाव खेने के लिए जाती और वहां पर जाकर अपने बचपन और यौवन के बीच में नदी में नाव खेना सीखती। कभी मछलियों से रेस लगाती तो कभी पानी से रेस लगाती। राजकुमारी की जिंदगी मानो स्वर्ग की तरह निकल रही थी। राजकुमारी सोनालिका नाव खेने की आड़ में अपने जीवन को पूरी आजादी के साथ जी रही थी, और जब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं तो एक दिन अचानक ही राजकुमारी सोनालिका की नाव एक मगरमच्छ से टकरा जाती है। नाव का संतुलन बिगड़ जाता है, नाव पलट जाती है, और जैसे ही नाव पलट जाती है तो राजकुमारी सोनालिका का जो हाथ था वो मगरमच्छ अपने जबड़े में फंसा लेता है। जब मगरमच्छ राजकुमारी सोनालिका का हाथ अपने जबड़े में फंसा लेता है तो वहीं पर नदी के किनारे पर बहादुर नट उर्फ बीरन, जो कि नदी में गोते लगाने की तैयारी कर रहा था, वह पास में ही पड़ी अपनी कटार उठाता है और तुरंत ही तेजी से नदी में कूद जाता है और उस मगरमच्छ के जबड़े पर अपनी कटार से वार करने लगता है, जिससे भयभीत होकर मगरमच्छ वहां से भाग जाता है और बहादुर नट उर्फ बीरन राजकुमारी सोनालिका को वहां से बाहर निकालता है, और बाहर निकालने के बाद उनकी सखियों सहित राजकुमारी सोनालिका को महल में छोड़ने तक के लिए जाता है। राजा को इस सब की खबर मिल चुकी थी। राजा वहां पर काफी चिंतित हो चुके थे, महल में अफरा तफरी मच चुकी थी। जब राजा बहादुर नट उर्फ बीरन की बहादुरी की बात सुनते हैं तो वह बहादुर नट की बहुत प्रशंसा करते हैं, और राजकुमारी जो कि बेसुध हो चुकी थी उनका वैध इलाज करने लगते हैं। राजकुमारी को धीरे धीरे होश आने लगता है, और जब काफी समय बीत जाता है राजकुमारी सोनालिका अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ जाती हैं, और जब उन्हें होश आता है तो महल में चारों तरफ बहादुर नट उर्फ बीरन की प्रशंसा हो रही थी। उसकी वीरता, उसकी दिलेरी के चर्चे हो रहे थे। राजकुमारी सोनालिका जब सुनती है कि बहादुर नट ने अपनी इतनी दिलेरी के साथ उसे बचाया है तो वो बहुत प्रसन्न होती हैं, लेकिन राजकुमारी पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। अभी उनके ऊपर से खतरे के जो बादल थे वो डरे नहीं थे। पता नहीं भगवान दोनों की प्रेम कहानी को एक पृष्ठभूमि में तैयार कर रहा था। भगवान उनको मिलाने की पूरी तैयारी में लगे हुए थे। ऐसे ही समय गुजरता है और राजकुमारी सोनालिका जब स्वस्थ हो जाती है, एक दिन राजकुमारी सोनालिका अपनी सहेलियों के साथ शिव मंदिर जाने की इच्छा राजा के समक्ष रखती है। राजा अपनी बेटी राजकुमारी सोनालिका से इतना स्नेह करते थे, वो उसे मना नहीं कर पाते हैं और राजकुमारी के मंदिर जाने की सारी व्यवस्था, सारा प्रबंध किया जाता है।
उनकी सहेलियां, उनके अंगरक्षक उनके साथ जाते हैं। राजकुमारी सोनालिका मंदिर में पूजा करने के लिए पहले परिक्रमा लगाती हैं और परिक्रमा में वो इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखती हैं। और जैसे ही वो परिक्रमा लगा रही थी तभी उस समय एक विषैला सांप वहां पर आकर राजकुमारी को डस लेता है। राजकुमारी जोर से चिल्लाती हैं, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उनकी सहेलियां, उनके जो अंगरक्षक थे वो तुरंत वहां पर आते हैं और राजकुमारी को देखकर एकदम से घबरा जाते हैं, क्योंकि राजकुमारी के शरीर के अंदर जहर का विष यानी कि विष तेजी से बढ़ रहा था। राजकुमारी का जो शरीर था वो नीला पड़ने लगा था। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तुरंत ही राजा को खबर की जाती है। राजा भी तुरंत ही मंदिर जाकर राजकुमारी को महल ले जाने का प्रबंध करने लगते हैं। तब जो मंदिर के पुजारी थे वो बोलते हैं कि महाराज, राजकुमारी का यहीं रहकर इलाज करवाएं, क्योंकि जो सांप है वो यहीं पास में रहता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी तंत्र विद्या के बल पर उस सांप को विवश करे कि वो जहर चूस ले तो राजकुमारी बिल्कुल स्वस्थ हो सकती है। राजा मंदिर के पुजारी की बात मान लेते हैं और पूरे नगर में, सारे राज्य में मुनादी करवाई जाती है कि जो भी व्यक्ति अपनी तंत्र विद्या के बल पर उस सांप को विवश करेगा कि वो राजकुमारी का जहर चूस ले, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की यह घोषणा और राजकुमारी को विषैले सांप काटने की बात पूरे राज्य में जंगल में आग की तरह फैल जाती है। बहादुर नट उर्फ बीरन को भी इसकी खबर मिलती है। वो तुरंत ही अपने पिता यानी कि उसके जो गुरु थे, जो पिता थे, उनसे आज्ञा लेकर और मंदिर की ओर निकल पड़ता है। सारा गांव वहां पर इकट्ठा हो जाता है और सारे राज्य के जो लोग थे वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। जो बहादुर नट उर्फ बीरन है वो वहां पर आता है और राजा से कहता है कि महाराज, मैं उस सांप को विवश कर सकता हूं कि वो राजकुमारी सोनालिका का जो जहर है वो चूस लेगा, लेकिन आप मुझे मेरी विद्या आजमाने का एक मौका दें। राजा को क्या था, राजा को तो अपनी बेटी को स्वस्थ कराना था। राजा तुरंत ही उसे आज्ञा दे देते हैं। सारे लोगों को एक दूर खड़ा कर दिया जाता है और जो बहादुर नट उर्फ बीरन था वो अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करने लगता है, तपस्या करने लगता है, क्योंकि उसकी कई पीढ़ियों से काली माँ की सेवा की थी और वह भी काली माँ का बहुत बड़ा भक्त था। उसे अपनी तंत्र विद्या पर पूरा भरोसा था। वह वहां पर कई घंटों तक तपस्या करता है और इसी तपस्या के दौरान लोग देखते हैं कि वो जो सांप है वो झाड़ियों में से तेजी से भागा चला आ रहा है। तब जो बहादुर नट उर्फ बीरन था वो राजकुमारी सोनालिका के पैर पर अपनी तंत्र विद्या के बल से एक घेरा बनाता है और उसी घेरे में आकर वह सांप सारा जहर चूस लेता है और भाग जाता है। राजकुमारी सोनालिका को धीरे धीरे होश आता है तो वो देखती है कि एक बार फिर से बहादुर नट उर्फ बीरन ने उसकी जान बचाई है। तब जो राजकुमारी थी बहादुर नट उर्फ बीरन को अपना मित्र मानने लगती हैं। राजा भी उसकी इस वीरता से और इसके इस कार्य से बहुत प्रसन्न होते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम कभी भी मांग लेना, मैं तुम्हारी एक इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। बहादुर नट उस समय तो कुछ नहीं मांगता है और राजा बहादुर नट उर्फ बीरन को राजकुमारी सोनालिका के साथ रहने के लिए ही बोल देते हैं कि तुम्हें हमेशा राजकुमारी सोनालिका के आसपास रहना है, ताकि किसी भी तरह से राजकुमारी सोनालिका पर कोई संकट ना आ पड़े। काफी समय ऐसे ही गुजरता जाता है। राजा जो थे वो बहुत ही खुश थे और कहीं पर भी राजकुमारी सोनालिका अगर जाती है तो बहादुर नट उर्फ बीरन उनके साथ जाता है। राजा को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं थी कि जो राजकुमारी के साथ बहादुर नट उर्फ बीरन जाता है, लेकिन राजकुमारी के अंदर कहीं ना कहीं बहादुर नट उर्फ बीरन को लेकर उनके मन में प्रेम पनपने लगा था। दोनों में दोस्ती बढ़ चुकी थी और दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल जाती है इसमें अधिक समय नहीं लगता है। दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं। इधर जो राजकुमारी सोनालिका थी वो भी काफी जवान हो चुकी थी। राजा को उनके विवाह की चिंता सताने लगती है और राजा हर एक राज्य में राजकुमारी सोनालिका के लिए एक सुंदर वर की तलाश करने लगते हैं और विवाह की तैयारियां करने लगते हैं। जब राजकुमारी सोनालिका को इस बात की खबर होती कि उनके विवाह की तैयारियां महल में की जा रही हैं, तो वो बहादुर नट उर्फ बीरन को एक पत्र लिखती हैं, जिसमें लिखती हैं कि अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं की गई तो मैं इसी महल से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी। इधर जो बहादुर नट था वो भी राजकुमारी सोनालिका से बहुत प्रेम किया करता था। वह राजकुमारी सोनालिका को जवाब में लिखता है कि आप घबराएं ना, मुझे राजा ने कहा था कि आप एक बार अपनी इच्छा मुझे बताइए, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, आप चिंता ना करें।
मैं कल ही राजा के पास जाऊंगा और उनसे अपना ये जो इच्छा थी, जो वरदान था, वो मांगूंगा, क्योंकि राजा ने कहा था कि तुम एक बार अपनी इच्छा व्यक्त करो, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें जरूर दूंगा। दूसरा दिन जैसे ही होता है, बहादुर नट उर्फ वीरन राजा के समक्ष पहुंचता है। राजा से कहता है कि महाराज, आपने बोला था कि आप मेरी एक बार इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। जो महाराज थे, जो किलेदार थे, नौने अर्जुन सिंह, वो बहादुर नट से बोलते हैं कि हाँ बोलिए, आपकी क्या इच्छा है? और मैंने कहा था तो मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तब जो बहादुर नट उर्फ वीरन था वो कहता है कि महाराज, मैं आपकी पुत्री राजकुमारी सोनालिका से विवाह करना चाहता हूं, आप उनको मुझे दे दीजिए। जैसे ये शब्द जो अर्जुन सिंह यानी कि जो किलेदार थे, जो महाराज थे, वो सुनते हैं तो एकदम से क्रोधित हो जाते हैं, आंखों में अंगारे आ जाते हैं और वो अपने सिपाहियों को आदेश दे देते हैं कि इस बहादुर नट उर्फ वीरन को अभी कैद कर लीजिए, इसे कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन तब जो बहादुर नट उर्फ वीरन था, वो उनके जो सैनिक थे उनको धकेल देता है, बोलता है कि महाराज, आपने स्वयं कहा था कि तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, आप एक बार मेरी इच्छा पूरी अवश्य करेंगे और आज आप ही अपनी जुबान से मुकर रहे हैं। महाराज ठीक है, आप मुझे कैद करवा दीजिए, लेकिन सत्य कभी झूठ नहीं हो सकता, आप पर हमेशा ये दाग रहेगा कि आप अपनी जुबान से मुकर गए। तब जो राजा था वो थोड़ा सोच विचार करने लगता है। इसी के चलते राजकुमारी सोनालिका को भी खबर हो जाती है कि बहादुर नट उर्फ वीरन को कैद किया जा रहा है, उसे सजा दी जा रही है। तब वो भी वहां से तेजी से भागती हुई राजा के समक्ष आती हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं, बोलती हैं कि महाराज, बहादुर नट को अकेले ही कैद नहीं किया जाएगा, मुझे भी कैद कर लीजिए और जो सजा बहादुर नट उर्फ वीरन को दी जाएगी वो सजा मुझे भी दीजिए, क्योंकि मैं भी इस पाप में और मैं भी इस सजा की हकदार हूँ, क्योंकि मैंने भी जो बहादुर नट है उससे बराबर प्रेम किया है। जितना प्रेम वो मुझसे करता है उतना ही प्रेम मैं उससे करती हूँ और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तब जो राजा अर्जुन सिंह थे वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी शादी राजकुमारी सोनालिका से करा सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। बहादुर नट उर्फ वीरन बोलता है कि महाराज आप शर्त बताइए, क्या शर्त है? तब जो अर्जुन सिंह थे वो बोलते हैं कि तुम्हें कच्चे सूत के धागे से कैन नदी के उस पार से इस पार महल में बांधा जाएगा और उस पर चलकर तुम्हें महल पर आना होगा। अगर तुम ये कार्य कर सकते हो तो राजकुमारी सोनालिका से तुम्हारा विवाह करा दिया जाएगा, और हाँ, अगर यह कार्य कोई भी कर सकता है तो उसके साथ भी राजकुमारी सोनालिका का विवाह करवा दिया जाएगा। सारे राज्य में ये मुनादी करवा दी जाती है कि उस दिन वीरन उर्फ बहादुर नट एक कच्चे सूत के धागे पर कैन नदी के एक छोर से दूसरे छोर को पार करता हुआ महल तक पहुंचेगा तो उसकी जो विवाह है वो राजकुमारी सोनालिका से करवा दिया जाएगा। और अगर इस प्रतियोगिता में कोई और भी भाग लेना चाहता है तो वो ले सकता है। अगर वो उसमें सफल हुआ तो राजकुमारी सोनालिका से उसका विवाह करवा दिया जाएगा। इस बात को जैसे ही राजकुमारी सोनालिका सुनती है तो बोलती है कि पिताजी, ये कैसी शर्त है? आखिरकार ये शर्त नहीं है, ये तो मौत है। लेकिन जो बहादुर नट उर्फ वीरन था उसे अपनी तंत्र विद्या पर पूरा भरोसा था। वो इस शर्त को स्वीकार कर लेता है और एक नियत तारीख रखी जाती है कि उस दिन ये कार्य होगा। ये तारीख रखी जाती है जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के दिन, कि इस दिन बहादुर नट उर्फ वीरन नदी यानी कि कैन नदी के एक छोर से यहाँ महल तक उस कच्चे सूत के धागे पर पैदल चलकर आएगा तो राजकुमारी सोनालिका महल के इस छोर पर बरमाला लिए खड़ी रहेगी और दोनों की शादी की जाएगी। बहादुर नट वहां से अपने घर जाता है, अपने पिता अपने गुरु से इसके लिए बात कहता है और अपने पिता से तंत्र विद्या का पूरा ज्ञान लेता है और काली माँ की तपस्या करने लगता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि उसके कई पीढ़ियों से काली माँ की सेवा की है। काली माँ उसकी हर एक इच्छा को पूरी करती हैं। आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं था जो बहादुर नट उर्फ वीरन ने ना कर पाया हो। वो काली माँ के आशीर्वाद से एक ऐसा कच्चे सूत का धागा तैयार करता है जिसे कोई काट नहीं सकता, जिस पर वह पैदल चल सकता था। वो वहां पर इस धागे को बांध देता है। इधर जो राजा अर्जुन सिंह थे वो भी जानते थे कि बहादुर नट उर्फ वीरन को हराना असंभव है, वो जरूर इस प्रतियोगिता में सफल हो जाएगा। तब वो अपने गुप्तचरों को बोल देते हैं कि इसकी जो तंत्र विद्या है उसका कोई काट ढूंढो, पूरे राज्य में फैल जाओ, अगर इसकी कोई विद्या हो तो इसका काट ढूंढो। आखिरकार वो समय आ ही जाता है जब बहादुर नट उर्फ वीरन कैन नदी के एक छोर से दूसरे छोर को पार करता हुआ महल तक पहुंचने का दिन आ जाता है। सारा जो गांव था
वो वहां पर इकट्ठा हो जाता है। कैन नदी के पास में पूरे राज्य के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पर ईश्वर से सिर्फ एक ही प्रार्थना करने लगते हैं कि जो बहादुर नट है वो इस प्रतियोगिता में सफल हो जाए, उसका प्यार सच्चा है, आखिरकार उसका राजकुमारी सोनालिका से विवाह होना चाहिए। लेकिन राजा इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे थे। आखिरकार जो बहादुर नट है उस नदी से यानी कि कैन नदी के एक छोर से सूत के धागे पर पैदल चलने लगा था। उसे पूरा विश्वास था कि काली माँ उसकी सहायता करेंगी और वो जरूर ही इस प्रतियोगिता में सफल होगा। धीरे धीरे वो कैन नदी को पार कर रहा था। कैन नदी अपनी उफान पर थी। लोग जब कैन नदी और बहादुर नट को ऊपर देखते थे तो लोगों की धड़कनें थम जाया करती थी, क्योंकि कैन नदी में पानी का बहुत तेज बहाव था और बहादुर नट बेखौफ होकर उस कच्चे सूत के धागे पर चलता जा रहा था। लगभग आधी से अधिक नदी वह पार कर चुका था। इधर राजकुमारी जो सोनालिका थी वो भी छत पर, महल की छत पर खड़े होकर जो बहादुर नट है उसका इंतजार कर रही थी। हाथों में बरमाला लिए थी कि जैसे ही बहादुर नट उर्फ वीरन आएगा तो उसके गले में बरमाला डाल देगी और उसका विवाह हो जाएगा। तब जो राजा थे वो अपने गुप्तचरों उसको बुला लेते हैं, बोलते हैं कि आखिरकार इसकी तंत्र विद्या का कोई काट मिला या नहीं मिला, क्योंकि यह तो प्रतियोगिता में सफल होता नजर आ रहा है। तब जो उसके जो गुप्तचर थे, जो अर्जुन सिंह राजा के गुप्तचर होते हैं, वो बोलते हैं कि महाराज इस कच्चे सूत के धागे को किसी भी औजार से नहीं काटा जा सकता। अगर इसे काट सकते हैं तो सिर्फ मोची की रांपी से, जो कि हम अपने साथ लाए हैं। महाराज अगर आप आदेश करो तो मोची की रांपी से इसको अभी काट दिया जाएगा और बहादुर नट उर्फ वीरन की मौत हो जाएगी। तब जो राजा थे वो बोलते हैं कि जैसे ही ये पूरी कैन नदी पार करेगा तुम्हें तुरंत ही इस कच्चे सूत के धागे को काट देना है, जिसके बाद ये यहाँ से गिरेगा तो इसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि नीचे काफी चट्टानें लगी हुई थी। बहादुर नट उर्फ वीरन पूरी नदी को पार कर लेता है और महल पर पहुंचने ही वाला था। तभी राजा के जो गुप्तचर थे, जो सैनिक थे, वो कच्चे सूत के धागे को मोची की रांपी से काट देते हैं और बहादुर नट वहां से सीधा जमीन पर गिरता है, जो कि चट्टानें लगी हुई थी, और तुरंत उसकी जान चली जाती है। उधर जो राजकुमारी सोनालिका थी ये सारा माजरा देख रही थी कि किस तरह उसके पिता ने बहादुर नट उर्फ वीरन को धोखे से मारा। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है और राजकुमारी सोनालिका बहादुर नट से इतना प्रेम करती थी कि उसी छत से तुरंत ही कूद जाती हैं और कूदने के पहले इस महल को, इस राज परिवार को श्राप देती है कि ये जो महल है, ये जो राज्य है, कभी बस नहीं पाएगा, ये वीरान पड़ा रहेगा, ये खंडर में तब्दील हो जाएगा, और छत से कूदकर अपनी जान दे देती। राजकुमारी सोनालिका और बहादुर नट की प्रेम कहानी का यहाँ पर किस्सा खत्म हो जाता है। दोनों की जान चली जाती है, लेकिन राजा अपने आप में इसका प्रायश्चित करने लगते हैं। वो समझने आते हैं कि वास्तव में इन दोनों का प्रेम सच्चा था। इसी से प्रभावित होकर राजा सोचते हैं कि बेटी का जो श्राप है वो इस महल को ना लगे, तो वो दोनों की यहाँ पर समाधियां बनवा देते हैं और सोचने लगते हैं कि इस महल को, इस राज्य को, इस बेटी का श्राप शायद अब असर नहीं कर पाएगा। लेकिन राजकुमारी का जो श्राप था वो इस महल को खंडर में तब्दील कर देता है। लेकिन आज भी मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला लगता है। दूर दूर से, कोसों से लोग आते हैं और जो प्रेमी जोड़े होते हैं यहाँ पर अपने प्रेम को अनोखा बनाने के लिए यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं, अपने प्रेम को पाने के लिए वहाँ पर कामना करते हैं। अपने प्रेम को पाने के लिए राजकुमारी सोनालिका और बहादुर नट उर्फ वीरन से मन्नतें मांगते हैं। दरअसल बहादुर नट उर्फ वीरन भले ही यहाँ पर अपनी जान दे चुके हैं, उनके प्यार की कहानी को खत्म हुए लगभग 600 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन यहाँ के लोग मानते हैं कि आज भी बहादुर नट उर्फ वीरन और राजकुमारी सोनालिका इसी महल में, इसी खंडर में रोज रात को आते हैं और आज भी ये दीवारें उनके प्रेम को भुला नहीं पाई है। दरअसल यही बात है कि इस महल को कभी भी दोबारा बसाया नहीं गया, क्योंकि इस पर राजकुमारी सोनालिका का श्राप जो लगा था। दरअसल ये जो बात है बहादुर नट उर्फ वीरन और राजकुमारी सोनालिका के प्रेम की कहानी है, जो यहाँ के लोग अक्सर करते रहते हैं कहानियों के माध्यम से, तो कभी लोकगीतों के माध्यम से यहाँ के लोग इस बात को दोहराते रहते हैं। इसीलिए ये जो भूरागढ़ का ऐतिहासिक किला है, खंडर में तब्दील होने के बाद भी यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लाखों कोसों दूर से लोग इस किले को देखने आते हैं
क्योंकि बताया जाता है कि जो राजकुमारी सोनालिका थी वो बहुत ही खूबसूरत थी और बहादुर नट जो था वो बहुत ही बहादुर था। उसके पास वो तंत्र विद्या थी जिसकी वजह से वो कोई भी असंभव काम संभव कर सकता था। फिलहाल इस किले के बारे में, इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर दें। मैं एक और ऐसी सच्ची कहानी और ऐतिहासिक जगह पर आपको दोबारा लेकर चलता हूं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और साथ ही हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।